हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी मेन्स एग्जाम्स के जीके जीएस का पोर्शन, ठीक है, जो कि रिवीजन सीरीज चला था। तो उसी का आज नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री इसका कंप्लीट हो गया। आज हम इतिहास में प्राचीन काल के और मध्यकाल के जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको हम देखेंगे। वन शॉट वीडियो होगा, पूरा एक साथ रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा मिल पाएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट 3284 मेंस एग्जाम्स लगा हुआ है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका एक ही वीडियो में जो है रिवीजन हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, पहले फैक्ट देखेंगे थोड़ा सा, बस इसके बाद फिर थोड़ा सा क्वेश्चन इसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मोहनजोदड़ो से स्टार्ट होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ये सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। और इसकी खोज जो है 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के राखलदास बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। तो ये नाम याद रखिएगा, नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, और यह जो स्थल है ये ईंट से बना हुआ है, ईंट से बना हुआ फुटपाथ है, विकसित जल आपूर्ति है, जल निकासी, शौचालय, विशाल अन्नागार है जहाँ पे अन्न रखा जाता था, मतलब अनाजों को रखा जाता था। और इसके अलावा यहाँ पे स्नानागार है, मतलब नहाने के स्थान। ठीक है, स्मारक भवनों के साथ साथ परस्पर समकोण पर काटती हुई इस तरीके से सड़कें यहाँ पे मिली। विस्तृत नगर नियोजन प्रणाली के लिए जो है ये प्रसिद्ध माना जाता है। आगे हम देखें तो ये रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि जो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की मानी गई। मतलब इसके इस समय के में जो है ये सभ्यता रही थी या विकसित हुई थी। ठीक है, चलिए अगले हम बात करें पॉइंट की, तो लोथल और सुतकोतदा। लोथल और सुतकोतदा जो है ये दोनों सिंधु सभ्यता क्या था, बंदरगाह नगर था। ठीक है, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह नगर था, तो यही दोनों था, सुतकोतदा और लोथल, जो कि नाम याद रखिएगा, ये दोनों थे। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग जो है यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, साथ ही साथ सिंधु सभ्यता के लोग जो है धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। तो ये सभी चीजें मिली हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक कहाँ पर प्रचलित थी? सिंधु घाटी सभ्यता में ही प्रचलित थी। और इसके अलावा पशुओं में कुबड़ वाला सांड यहाँ से जो है, और इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ठीक है, कुबड़ वाला सांड। इसके अलावा हड़प्पा स्थल जो था, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत से जो है साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए? यहीं पे हड़प्पा स्थल से मिले हुए हैं। कालीबंगा जो है राजस्थान में घग्घर नदी के किनारे जो है फैला हुआ क्षेत्र था, और इसकी खोज जो है बीबी लाल एवं BK थापर ने किया था। तो कालीबंगा के बारे में चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी रक्षा प्राचीर दीवारों से घिरा हुआ था। कालीबंगा से अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिला है। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला और फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत क्षेत्र में फैला हुआ था। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला स्थान है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अक्काद, बेबीलोन, असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है, मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं और नदी के किनारे हैं, वर्तमान स्थिति है, और उसके उत्खनन कर्ता कौन कौन है, ये नाम पूछे जाते हैं, तो याद रखिए। जैसे आलमगीरपुर की बात करेंगे, आलमगीरपुर जो है ये मेरठ जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे स्थित था, और इसके उत्खनन कर्ता है यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है,
ऐसे ही लोथल की बात करेंगे तो यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। भोगवा नदी के किनारे फैला हुआ था। इसके जो उत्खननकर्ता हुए SR राव और भार्गव ने खोजा था। इसके बाद कालीबंगा की बात करें तो ये हनुमानगढ़ राजस्थान में फैला हुआ क्षेत्र है जो घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ था। अमलानंद घोष, बीबी लाल और BK थापर के द्वारा इसको खोजा गया। फिर है सुरकोटदा। सुरकोटदा की बात करें तो ये यज्ञदत्त शर्मा ने इसको खोजा था। कच्छ के गुजरात में स्थित था। बनवारी की बात करें, बनावरी तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया। यह घाघरा नदी में स्थित, घाघरा नदी के पास स्थित हिसार में पड़ता, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, घाघरा नदी बनावली। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। यह रावी नदी के किनारे जो है बसा हुआ जो है शहर था और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटोंगरी जिले में इस समय वर्तमान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो राखलदास बनर्जी जी के द्वारा खोजा गया सिंधु नदी के किनारे और यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। सुतकागेडोर, ठीक है, सुतकांगेडोर RL स्टाइन के द्वारा इसका जो है उत्खनन करता था। दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में फैला हुआ शहर है। चनहुदड़ो की बात करें तो मैके और गोपाल मजुमदार के द्वारा चनहुदड़ो की खोज की गई थी और यह सिंधु घाटी सभ्यता में फैला हुआ सिंध पाकिस्तान में स्थित है। रोपड़ जो क्षेत्र है, रोपड़ प्रमुख स्थल यज्ञदत्त शर्मा ने इसको खोजा था। सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। पंजाब के रोपड़ जिला इसमें वर्तमान में भारत में पड़ता है। ठीक है। कोटदीजी फजल अहमद खां उत्खनन करता थे। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ ये सिंध प्रांत का खैरपुर नगर इसमें वर्तमान में है। तो ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जो पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं कैसे पूछे गए क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। ठीक है, इनमें से तो बंदरगाह कौन कौन है, तो लोथल है, तो लोथल हो जाएगा आंसर ए पार्ट। अब हड़प्पा में अगर हम देखें तो लोथल जो था यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल था। यह भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी खोज सन 1955 से 60 के बीच में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। ठीक है, लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल का पूर्वी भाग में 223 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा और 38 मीटर गहरा गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें अगर इसकी बात करेंगे तो ये मोम लोपी ढलाई यानी कि कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई यानी कि लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया था। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, ये भी ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक, इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में है। चलिए 5वीं-6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली की भाषा को क्या कहा गया था, तो इसको कहा गया था हिंदवी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हिंदवी। ठीक है, हिंदवी कहा गया था जो कि ये सिंध के पूर्व में लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी। और 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया। तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा था। चलिए अगला प्रश्न आया था हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है, ये पूछा गया था। इनमें से कौन सा एक जानवर है जो हड़प्पा संस्कृति के मुहर और टेराकोटा कला में नहीं दर्शाया गया था। बाघ, हाथी, गैंडा और जो है क्या है गाय। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गाय को दर्शाया नहीं गया है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति जो थी इसकी मुहर और टेराकोटा कला पर गाय का कहीं नहीं दर्शाया गया था। इस काल की मुहरें वर्गाकार, त्रिकोणीय और आयताकार होती थी। मुद्रा लेख दाईं से बाईं ओर लिखा गया था और इस पर बैल, गैंडा, हाथी आदि चित्र मिलता है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थी। टेराकोटा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगला पूछा गया था हड़प्पा काल। ठीक है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, ये बताना था। 3 भागों में विभाजित कौन सा नगर था जो हड़प्पा काल में था, तो वो था धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा जो है कहाँ पड़ता है, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और ये एक द्वीप है खादिर, वहां पर स्थित है। ठीक है, धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण और व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है जिसे पुर की संज्ञा दी गई थी। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण
भाग स्थित है, जिसे निचला नगर या फिर अवम नगर कहा जाता है, और यह भारत में स्थित सिंध सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा की खोज जो 1967-68 में जेपी जोशी ने किया था। धौलावीरा से विशाल जलाशय की प्राप्ति हुई है। तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता। वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। वैदिक सभ्यता में देखें तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत जन का उल्लेख मिलता है, जिसके नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद माना जाता है और इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को ह्रोत कहा जाता है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल जो है वो सबसे अंत में जोड़ा गया। जो एक युद्ध है 10 राग युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध जो है इसी वर्णन इसी ऋग्वेद में 7वें मंडल में किया गया है। ठीक है, तो पूछा जाता है यह परशुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं को संघ को हराया था। 4 वेदों में से अथर्व वेद जो है बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र तंत्र मंत्र का संग्रह है, अथर्व वेद। ठीक है, और ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद हैं। अथर्व वेद में आयुर्वेद और चिकित्सा पद्धति का वर्णन है। वैदिक साहित्य की बात करें तो ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त, देवताओं की स्तुतियां हैं। सूक्त के रचनाकार विश्वामित्र हैं, घृत समद, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज और वशिष्ठ आदि। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद वाजस्नेयी संहिता का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, यह अनुष्ठानों से संबंधित है। सामवेद की बात करेंगे तो इसमें 3 शाखाएं, एक कौथुक, राणनीय और जैमिनीय। ठीक है, इसमें 75 मंत्र को छोड़कर से सभी ऋग्वेद के ही हैं। अथर्ववेद की भी 2 शाखाएं, एक है शौनक और एक है पिप्लाद। इनमें औषधि, भूत प्रेत, जादू टोना आदि संबंधित मंत्र है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ गद्य साहित्य की सबसे प्राचीन रचना मानी जाती है। इसमें प्रार्थना एवं यज्ञ क्रिया से संबंधित विचार है। ठीक है, 16 संस्कार जो है इस तरीके से देख सकते हैं कौन कौन सा है। पहला उसमें गर्भाधान आ जाता है, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतो नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन या चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्ण वेद, यज्ञोपवीत, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि या श्राद्ध। ये 16 प्रकार के संस्कार हिंदू धर्म में हैं। वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए कुछ नियुक्त अधिकारी, उनके कार्य क्या क्या थे उनको देख लेते हैं। तो जैसे पुरोहित अधिकारी होता था, जो इसका कार्य क्या था पुरोहित का, तो राजा का यह मुख्य परामर्शदाता होता था। ठीक है, सलाह देता था। सेनानी की बात करें तो सेना का नेतृत्व करने वाले को सेनानी कहा जाता था। कुलपति जो होता था परिवार का मुखिया होता था। विश्वपति होता था विश्व का प्रधान। ब्रजपत्र होता था, ब्रजपत चारागाह के अधिकारी था। कुलप को संगठित करके युद्ध के मैदान में ले जाता था, उसको कहा जाता था ब्रजपति। ग्रामणी जो होता है ग्राम का प्रधान होता था, युद्ध में कबीले की सेना का नेतृत्व करता था। ठीक है, इसके अलावा स्पर्श जो है ये गुप्तचर को स्पर्श कहा जाता था उस काल में। दूत जो होता था विभिन्न राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे के विषय में सूचित करता था। पूरब जो था दुर्ग का अधिकारी होता था। ठीक है, और उग्र जो था यह अपराधियों को पकड़ता था, जिसे आजकल पुलिस काम करती है उसी प्रकार पहले उग्र काम करता था। चलिए, वैदिक कालीन नदियां, उनके आधुनिक नाम देख लीजिए। तो वितस्ता जो प्राचीन नाम है इसका आधुनिक नाम था झेलम। ठीक है, अस्किनी का प्राचीन नाम अगर आधुनिक नाम देखें तो चिनाब। चिनाब का प्राचीन नाम था अस्किनी। ठीक है, पारुसड़ी की बात करें तो राबी। ठीक है, सरस्वती नाम था घग्घर नदी का। सदानीरा नदी का नाम गंडक का नाम सदानीरा था। ठीक है, विपाशा जो था यह ब्यास नदी का नाम था। सूत्रदी जो था सतलज का पुराना नाम है। सतलज का पुराना नाम क्या है? सूत्रदी। झेलम का पुराना नाम वितस्ता। चिनाब, अस्किनी, रावी, परुसड़ी, घग्घर, सरस्वती, गंडक, सदानीरा और ब्यास, विपाशा। याद रखिएगा। भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद की संख्या 4 कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद को ऋषियों मुनियों के द्वारा मौखिक रूप से वर्णित ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संकलन के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद को मंत्रों और बल विधि के लिए जाना जाता है। यजुर्वेद को मंत्रों और बल विधि के लिए जाना जाता है। सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। उपवेद वेदों से संबंधित माने जाते हैं और ये 4 है। उसमें आयुर्वेद आ जाता है, गंधर्व वेद आ जाता है, धनुर्वेद और शिल्प वेद है। ठीक है, आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है, जिसमें चिकित्सा संबंधित ज्ञान का वर्णन है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें तो वैदिक युग में राजा को गोपत यानी कि गाय को स्वामी, ठीक है, गाय का स्वामी कहा गया था वैदिक युग में राजा को।
और वैदिक काल में गायों के महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ऋग्वेद में गायों को अघन्या यानी मारना वर्जित है, ये कहा गया। गायों को पूज्य एवं पवित्र माना गया ऋग्वेद में। इसके बाद भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदियों की अग्रवती, नदियों की माता, वाणी, प्रार्थना, कविता की देवी, बुद्धि को तीव्र करने वाली और संगीत की प्रेरणादायी कहा गया है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ठीक है, अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसको देख लेते हैं। जैसे उपनयन समारोह से क्या अर्थ है? एक क्वेश्चन पूछा गया था, उपनयन समारोह जो होता है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है तो उसको कहा जाता है उपनयन समारोह। ठीक है, इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ यज्ञोपवीत जिसको कहा जाता है ये धारण करवाया जाता है। उपनयन संस्कार, उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें 3 धागे होते थे जिन्हें सत, रज और तम का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय के आज से समय में संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धिकरण संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शुद्ध शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्म कांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया तथा सामान्यतः विवाह पूर्व किया जाने लगा। ठीक है, सत्यमेव जयते जो महाकाव्य ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उद्धृत है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडको उपनिषद जो है अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का भी आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित है। सारनाथ में 250 ईस्वी पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए स्तंभ सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है और इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहलाते हैं? ठीक है, वेदों के जो गद्य प्रकरण है उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता है ब्राह्मण। यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, वेदों का जो गद्य प्रकरण है, गद्य रूप है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ये वह वेदों के गद्य भाग है जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आरण्यक की बात करें तो आरण्यक शब्द का अर्थ है वन में लिखा जाने वाला, और इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासों और छात्रों के लिए लिखा गया था। ठीक है, के बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे उपनिषद, तो उपनिषद शब्द जो है ये ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या का जो है प्रकाशक है। उपनिषद शब्द 3 शब्द उप, नि और सद के संयोजन से बना, जिसका अर्थ है उपनिकट। नि मतलब श्रद्धा और सद मतलब बैठना। अतः उपनिषद शब्द का अर्थ है कि शिष्य का गुरु के निकट उपदेश प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक परमत्व का गुण उपदेश सुनने के लिए बैठना। ये वेदों के अंतिम भाग हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान के सिद्धांत पर इनमें से बल कौन देता है? तो वो उपनिषद हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उपनिषद जो है हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वाग्मय के विभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं और ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दाराशिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से कराया था। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्व का वर्णन है? ठीक है, सबसे ज्यादा किस देवता का वर्णन है? कहाँ पे? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंद्र का वर्णन है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंद्र। ठीक है, प्राचीन ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषियों को होरोत कहा जाता है या होता कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, इंद्र को वृत्तासुर हंता, पुरभिद, पुरंदर, सोमापा, मधुवान नामों से उद्घोषित किया गया है। ठीक है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो अभी ऊपर बात हुआ, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद हो जाएगा। ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी और इसके वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी कि जिसको वेदव्यास कहते हैं, वेदव्यास ने किया था। ऋग्वेद के काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। बाल गंगाधर तिलक जो है वैदिक सभ्यता का आरंभ 6000 ईसा पूर्व मानते हैं, जबकि याकोबी 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं और मैक्स मुलर का मत है कि ऋग संहिताओं का काल 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा था। तो ये हो गया वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बाद अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, 2 जैन धर्म आए। बौद्ध धर्म की बात करें तो इसमें महात्मा बुद्ध इसके प्रवर्तक रहे। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में।
लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु वर्तमान में रुमनदेही नेपाल में पड़ता है, जिनका यहाँ पे जन्म स्थल है। शुद्धोधन जो है इसके पिता हैं। शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम महाभय देवी, महामाया देवी कोलियगढ़ राज्य की रानी थी। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गोत्र था गौतम। पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। पत्नी थी यशोधरा, ठीक है, कोलियगढ़ राज्य की राजकुमारी। पुत्र कौन थे? राहुल थे। ज्ञान प्राप्त स्थल इन्हें गया बोध गया बिहार में हुआ, निरंजना नदी के किनारे। घटना कहलाई क्या? संबोधि। ठीक है, प्रथम उपदेश जो दिया इन्होंने सारनाथ, जिसका प्राचीन नाम ऋषि पत्तन हुआ था। ठीक है, जीवन का अंत इनका हुआ 483 ईस्वी ईसा पूर्व। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आयु जो थी 80 वर्ष थी और दिन था बैसाख पूर्णिमा। स्थल था कुशीनगर उत्तर प्रदेश। उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिया, मागधी भाषा पाली भाषा में दिया। महाभिनिष्क्रमण जो गृह त्याग इन्होंने किया उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। धर्म चक्र प्रवर्तन की बात करें तो प्रथम उपदेश जो ऋषि पत्तन मृगदांव सारनाथ में दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अब कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो है आयोजन कब किया गया? कनिष्क के शासन के दौरान इसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष बनाए गए। इसी संगीत में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया और इसमें जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वो हीनयानी कहलाए और ये लोग रूढ़वादी और निम्न मार्गी थे। बुद्ध को महापुरुष मानते थे और भगवान के रूप में उनकी पूजा नहीं करते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के कठोर और परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले जो थे वो महायानी कहलाए। जिन्होंने बौद्ध धर्म के कठोर और परंपरागत परिवर्तन था, नियम था, उसको परिवर्तन कर दिया, वो महायानी कहलाए। ठीक है, 3 भागों में विभाजित त्रिपिटक है। त्रिपिटक ये पहला उसमें विनय पिटक, फिर सुत्त पिटक, फिर अभिधम्म पिटक आता जो कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध के बुद्धत्व यानी कि ज्ञान प्राप्त करने से लेकर महापरिनिर्वाण तक दिए गए प्रवचनों का संकलन किया गया है। अब सुत्त पिटक जो है, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और विचार मिलते हैं। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश और विचार मिलते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। और विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के नियम है। ठीक है, नियम और विधान है जो कि विनय पिटक के नाम से जाना जाता है। और अभिधम्म पिटक जो है इसमें बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती है। ठीक है, यह पाली भाषा में लिखा गया है। तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन की जानकारी मिलती है। विनय पिटक में नियम है, विधान है। विनय पिटक नियम विधान। और सुत्त पिटक जो है, सुत्त में उपदेश और विचार जो दिए गए थे वो सभी मिलते हैं। चलिए, महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था। कुशीनगर में रामाभर स्तूप का निर्माण बुद्ध की राख के एक हिस्से के साथ किया गया जहां उनका दाह संस्कार हुआ है। चलिए, बौद्ध संगीतियां जो चारों हैं इनको ध्यान में रखिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाता है। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासक उस समय था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था हर्यक वंश का शासक था। दूसरा जो क्रम अगर बात करें दूसरी बौद्ध संगीत तो 383 ईसा पूर्व मतलब लगभग 100 साल बाद, ठीक है, हुआ, जिसके अध्यक्ष थे सब्बाकामी या सर्वकामी कहा जाता है। उस समय शासक था कालाशौक जो कि शिशुनाग वंश का था। फिर तीसरा बौद्ध संगीत जो हुआ 251 ईसा पूर्व हुआ, 251 वर्ष ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, 383 से 251 ईसा वर्ष पूर्व हुआ। तो ये भी लगभग 100+ साल लग गया तीसरा वर्ष काल होने में। मोगल पुत्रतिस इसके अध्यक्ष थे उस समय और अशोक वंश, अशोक शासक काल उस समय था अशोक। ठीक है, तो इसने मौर्य वंश का शासक जिसने तीसरा बौद्ध संगीत करवाया। फिर इसके बाद चौथी जो बौद्ध संगीत थी ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है, मतलब 250 साल बाद। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में वसुमित्र उस समय अध्यक्ष बनाए गए। कनिष्क ने करवाया, कुषाण वंश का शासक था। तो चारों नाम शासक और अध्यक्ष जरूर याद रखिएगा। अब जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे वो 24वें थे और जो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे। ठीक है, इनका जन्म वैशाली जिले के कुंडल ग्राम में हुआ था जिन्हें आधुनिक बासाड़ कहते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को अंग देश के जरंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और बुद्ध को किस नदी किनारे हुआ था? निरंजना नदी किनारे। तो दोनों में ध्यान देना है आपको। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में बितुलाचूर पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया। महावीर की मृत्यु जो हुई ये राजगृह के निकट पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे।
अब कुछ महत्वपूर्ण अगर हम बात करेंगे इसमें महावीर स्वामी की 24वें तीर्थंकर, तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थान था वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। पिता थे सिद्धार्थ, वज्र संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधानपति थे। माता थी त्रिशला देवी, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान था। पत्नी इनका नाम यशोदा और बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। तो दोनों में बहुत कॉमन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम महावीर स्वामी की यशोदा कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। पुत्री इनकी हुई एक प्रिय दर्शना, ठीक है, अड़ोजा जिसका नाम था, अड़ोजा कहा जाता, प्रिय दर्शना नाम याद रखिएगा। इन्हें प्रमुख उपाधि कुछ दी गई, जैसे कैवलिन मतलब कि कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति को कहा जाता है। जिन कहा गया विजेता, ठीक है। निर्ग्रंथ कहा गया बंधन रहित। आहत कहा गया मतलब पूज्य। निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी में हुई, राजगिरा बिहार में 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी में, ठीक है। सस्तिपाल के यहाँ मल्ल गणराज के प्रधान के शासित क्षेत्र में इनकी जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। महावीर 24वें थे, ये प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। चौथे तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? अभिनंदन दास। तो इन दोनों का जन्म जो है अयोध्या में हुआ था, ठीक है। जैन धर्म में कुल टोटल 24 तीर्थंकर हुए, 24वें और अंतिम जो हुए महावीर स्वामी थे। कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक जान लीजिए। जैसे कि प्रथम जैन धर्म जो है ऋषभदेव के क्या है प्रतीक इनका? तो सांड था, ठीक है। अजीतनाथ का प्रतीक हाथी, शंभवनाथ का घोड़ा, नेमिनाथ नीलकमल, मुनि सुब्रत कच्छप, मल्लिनाथ का कलश, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर स्वामी का सिंह, अरष्टनेम का शंख था। तो ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैन धर्म के कुछ त्रिरत्न था, सिद्धांत था। त्रिरत्न में उसमें सम्यक दर्शन आता है, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण आता है, ठीक है। सिद्धांत इनका था अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तसंभी। तो ये याद रखिएगा, इसे पूछा जा सकता है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? ठीक है, तो अभी ऊपर सिद्धांत बताया अनेकात्वाद, स्यादवाद और सप्तभंगी, ठीक है। तो इसमें से जो दिया गया है कर्म, अहिंसा, निष्ठा और वैराग्य, इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो मौलिक सिद्धांत इनका क्या था? इसका अहिंसा। आंसर ये पार्ट बी पार्ट हो जाएगा अहिंसा, ठीक है। अहिंसा जो था जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है, ठीक है। जैन धर्म में 5 सिद्धांत, उसमें अहिंसा सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया। अहिंसा परमो धर्मा इन्होंने कहा। जैन धर्म के 5 सिद्धांत अहिंसा है, मतलब जीवों को चोट न पहुंचाना। दूसरा है सत्य। तीसरा अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना। सत्य मतलब झूठ न बोलना। अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संचय न करना, ठीक है, इकट्ठा न करना संपत्ति को। और ब्रह्मचर्य मतलब किसी स्त्री से संसर्ग की मनाही है। तो इस प्रकार ये 5 सिद्धांत है जैन धर्म के, ठीक है। गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध का पूछा गया है तो निरंजना नदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या है? डी ऑप्शन निरंजन। गौतम बुद्ध को जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया। गृहत्याग की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महावीर निष्क्रमण कहा गया। उन्हें बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, किस मुद्रा में दिया था? यह पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा थी जिसमें इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी, ये सभी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। पिता शुद्धोधन थे, माता महामाया थी, नाम बचपन का सिद्धार्थ था, ठीक है। इन्होंने दुखों से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण कहा गया। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो इनका भी नाम क्या था? ऋषभदेव। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म में टोटल कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। पहले ऋषभदेव थे, दूसरे अजितनाथ और 22वें अरिष्टनेम, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर थे। ये तो कम से कम याद ही होना चाहिए। ऋषभदेव अरिष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में भी है, ठीक है। तो इस धर्म के महात्माओं की उपाधि जो है तीर्थंकर कहा जाता है। चलिए, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वह त्रिरत्न क्या है? ठीक है, जैन धर्म में जो त्रिरत्न कहा गया है वह त्रिरत्न क्या है जैन धर्म का, ये बताना है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? त्रिरत्न, जैन धर्म का त्रिरत्न क्या हो जाएगा? जैन धर्म का त्रिरत्न की बात करेंगे तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो आंसर क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था।
इन्होंने जो अपना उपदेश दिया है प्राकृत भाषा में दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्धमागधी प्राकृत भाषा में, बुद्ध का जो धर्म है उपदेश उन्होंने पाली भाषा में दिया। तो दोनों में ये फर्क है, ये ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में निर्वाण प्राप्त के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। उसमें त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, और सम्यक आचरण में सुख दुख में संभाव आचरण। ये तीन है, ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। चलिए अगला प्रश्न। अब अगला पॉइंट है महाजनपद, मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर साम्राज्य से देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो देखिए हर्यक वंश जो था, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर 544 ईसा पूर्व यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ये गद्दी पर बैठा था, जो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। प्रसिद्ध चिकित्सक जो थे जीवक मगध के सम्राट बिंबिसार के राजवैद्य थे। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसके अतिरिक्त जब अवंती प्रदेश के राजा प्रदोत पांडु रोग से ग्रसित थे, तब भी बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। जीवक 7 वर्ष तक तक्षशिला में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन भी किया था। अब नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद थे, और पुराणों में महापद्म नंद को सर्व क्षत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव यानी कि परशुराम का अवतार कहा गया है। उसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। महापद्म नंद के 8 पुत्रों में से घनानंद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय सिकंदर 325 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक के लेखकों ने घनानंद को अग्रमेज कहा है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की शासक की नींव डाली थी, ठीक है। हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, जो बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु जो था 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था तथा प्रारंभ में वो जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसने राजगृह में स्तूपों का निर्माण करवाया और 483 ईसा पूर्व में राजगृह सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन भी कराया था इसी के द्वारा, ठीक है। अब अशोक के अभिलेखों में वर्णित कुछ विषय हैं, उनको जान लेते हैं। जैसे कि पहला जो शिलालेख है इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है, पशु बल की निंदा की गई है और समारोह पर प्रतिबंध किया गया है। दूसरा शिलालेख है समाज कल्याण के लिए कार्य के लिए मनुष्य एवं पशुओं के चिकित्सा की व्यवस्था, पड़ोसी राज्य चोल पांड्य सत्यपुत्र और केरल पुत्र का वर्णन है। तीसरा जो शिलालेख है ब्राह्मण श्रमणों से उदारता पूर्व व्यवहार। इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वह हर 5वें वर्ष दौरा पर जाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अन्य चौथे की, तो चौथे में क्या बातें कही गई? चौथा जो शिलालेख है भेरी गोश की जगह धम्म गोश की घोषणा की गई। पशु हत्या को बहुत हद तक रोके जाने का दावा किया गया। फिर 5वां शिलालेख में शासन का 13वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। 6वें शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें में जो है सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का बात की गई है। 8वें में अशोक के धर्म यात्राओं का उल्लेख है। 9वां की बात करें सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। 10वां इसमें ख्यात एवं गौरव की निंदा की गई तथा धर्म कीर्ति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया। 11वां जो है इसमें धर्म के दान को सर्वोत्कृष्ट एवं धम्म की व्याख्या किया गया। 12वां शिलालेख सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, विभिन्न संप्रदायों के बीच टकराव एवं महिला महामात्रों की नियुक्ति की गई है। 13वां शिलालेख जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है और पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां जो शिलालेख है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई, जिसे पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन गया। फाहियान ने यात्रा वृत्तांत में उसका जीवंत वर्णन किया है और मेगस्थनी ने पाटलिपुत्र नगर का प्रथम लिखित विवरण दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की नींव रखी थी और विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में फारस यानी वर्तमान ईरान तक फैला हुआ था। इतना बड़ा जो है चंद्रगुप्त का राज था। चंद्रगुप्त के शासन में चाणक्य को प्रधानमंत्री का पद प्राप्त था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें प्रशासनिक नियमों का उल्लेख किया गया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया था। हार के बाद निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी तथा हेरात व मकरान प्राप्त चंद्रगुप्त को दिया था। ठीक है, दोनों प्रांत जो है चंद्रगुप्त को दिया था दहेज में, और कार्नेलिया अपनी बेटी की शादी भी की थी सेल्यूकस निकेटर ने।
मेगास्थनीज सेलुकान निकेटर का राजदूत था, जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका। सम्राट अशोक की बात करेंगे तो 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व मौर्य वंश का यह तीसरा शासक था। कलिंग की विजय 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अशोक धम्म की नीति में विश्वास रखता था। उसकी लुम्बिनी की यात्रा और लुम्बिनी को कर से छूट देने का वर्णन रुम्मनदे स्तंभ शिलालेख में किया गया है। ठीक है। सुदर्शन झील जो है गुजरात के गिरनार क्षेत्र में स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य शासक के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उसके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। अशोक प्राचीन काल में मौर्य राजवंश का तीसरा राजा था। अशोक को देवनाम, प्रिय, प्रियदर्शी आदि नामों से भी जाना जाता है। अशोक जो था ये राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग जो है इसमें वर्तमान में उड़ीसा क्षेत्र था। मौर्यकालीन अधिकारियों और संबंधित विभाग की बात करें, सीताध्यक्ष जो थे ये कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था। आकारा अध्यक्ष जो थे खानों के अध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणा अध्यक्ष जो थे विभाग था मुद्रा विभाग का प्रधान को लक्षणाध्यक्ष कहा। व्यापारी कर का प्रधान को शुल्काध्यक्ष। पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष जो था मुद्राध्यक्ष। व्यापारिक मार्गों के अध्यक्ष को संस्था अध्यक्ष कहा जाता था। शुंग वंश की बात करें तो इसका संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो मौर्यों का सेनापति हुआ करता था। इसने मौर्य के अंतिम शासक जो था मौर्य वंश का बृहद्रथ, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग द्वारा सत्ता की प्राप्ति की तिथि 185 ईसा पूर्व मानी जाती है। पुराणों के अनुसार उसका शासनकाल 36 वर्ष का था, अर्थात उसने 149 ईसा पूर्व तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग उज्जैन का एक ब्राह्मण था और इसके पुरोहित एवं प्रधानमंत्री महर्षि पतंजलि थे। ठीक है, जिन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को इसने पराजित किया और भरहुत स्तूप का निर्माण भी इसी के द्वारा करवाया गया। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी हुआ अग्निमित्र, उसका उत्तराधिकारी वसुज्येष्ठ, फिर वसुमित्र, फिर भद्रक, फिर भागवत, फिर देवभूत हुआ। ठीक है, देवभूत जो था वो अंतिम शासक था शुंग वंश का। इसकी हत्या वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में करके कणव वंश की स्थापना की। शक संवत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जबकि 319 ईस्वी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया। इसके बाद अब कुछ वस्तुनिष्ठ पर, जैसे कि पहला है राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ठीक है, तो यह क्वेश्चन इस तरीके से आया था, तो उसका नाम क्या था? जीवक। जीवक जो था बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और बौद्ध धर्म का न्यायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे। ठीक है, जिन्हें भगवान बुद्ध की निजी चिकित्सक के रूप में भी उनकी सेवा के लिए भेजा। अजात शत्रु जो था पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था जो बिंबिसार का ही पुत्र था। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम पियदर्शी भी था? तो वो कौन था? सम्राट अशोक था। मौर्य सम्राट अशोक भी पाठ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम पूछा गया। ठीक है, तो बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो जीवक थे। अब कनिष्क के शासन के काल के दौरान अगर पूछा जाए तो इसमें इसमें जो है इसके शासन के दौरान दरबारी चिकित्सक कौन थे? सुश्रुत, चरक या फिर पतंजलि या फिर कश्यप। ठीक है, तो उनका नाम था चरक। चरक जो थे ये कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। कनिष्क के तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कनिष्क। ठीक है, कनिष्क जो थे चरक जो थे वो कुशाल राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। वह आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक जो थे इनकी चरक संहिता इन्होंने लिखी जो कि औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। कनिष्क की राजसभा में नागार्जुन, पार्श, वसुमित्र, मात्रचेट आदि विद्वान निवास करते थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन है नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर्य काल में नगर पालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, नगर शासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरक अथवा पूर्व मुख्य होता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया, जिसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सदस्य, प्रथम समिति जो थी वो औद्योगिक कलाओं और कारीगरों का निरीक्षण करती थी। दूसरी जो समिति थी वो विदेशी यात्रियों का भोजन, निवास, चिकित्सा प्रबंध करती थी। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। चौथी समिति जो थी वो नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। पांचवी समिति जो थी उद्योग समिति थी जो वस्तुओं में मिलावट को रोकती थी। और छठवीं समिति कर समिति जिसका क्रय विक्रय की वस्तुओं पर वसूलना था।
अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो वो है 13वां शिलालेख। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का भी वर्णन मिलता है। चलिए अब गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। गुप्तकालीन कुछ अधिकारी थे, जैसे सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो था उसको महासेनापति कहा जाता था, ठीक है। और गज सेना का अध्यक्ष जो था महापीलुपति कहा जाता था, ठीक है। अश्व सेना का जो अध्यक्ष होता था उसको महाश्वपति कहा जाता था। युद्ध और शांति का मंत्री होता था उसको महासंध विग्राही कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक कहते थे। साधारण कर्मचारी यानी पुलिस को चाट एवं भाट कहा जाता था। धार्मिक मामलों का मुख्य अधिकारी जो था विनय स्थित स्थापक था। शुल्क वसूलने वाला व्यापार में सौल्किक कहा जाता था। अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले को अधिकारी को प्रस्थपाल कहते थे। और ध्रुवाधिकरण जो था राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। चंद्रगुप्त प्रथम जो था यह 319 से लेकर 350 ईस्वी गुप्त काल का प्रथम महान शासक था। वो गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत किया, ठीक है। गुप्तकालीन कुछ भूमि वर्गीकरण है, जैसे कि क्षेत्र, तो क्षेत्र जो होता था उस खेती करने योग्य की भूमि को कहा जाता था, ठीक है। वास्तु जो होता था ये निवास करने की भूमि होती थी। जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसे खिल कहा जाता था। जंगली भूमि को अपरहत और चारागाह जो होता था वो पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि होती थी, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर 350 ईस्वी तक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में से एक था, जिसे गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वो गुप्त शासक घटोत्कच का पुत्र था, ठीक है, जिसने एक गुप्त संवत 319 में चलाया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और लिच्छवी राज की राजकुमारी कुमार देवी से जो है इसने विवाह किया करके लिच्छवियों की सहायता शक्ति से बढ़ाई, ठीक है। लिच्छवियों की क्या की सहायता शक्ति बढ़ाई। प्राचीन भारत में गुप्त शासक जो की बात करेंगे तो कुमार गुप्त ने 450 से 470 ईसा पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्राचीन भारत में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था जहां बौद्ध और हिंदू अनुयायी शिक्षा को ग्रहण करते थे। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। इलाहाबाद प्रशिस्त से प्रयाग प्रशिस्त के नाम जाना जाता है। समुद्रगुप्त का एक स्तंभ है जो इलाहाबाद में है और यह संस्कृत में भी लिखा गया है। इसकी रचना हरिसेन ने किया था। गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए यह महत्वपूर्ण अभिलेखित स्रोतों में से एक है, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो था समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त वंश के चौथे राजा थे और उनकी साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। समुद्रगुप्त एक कुशल योद्धा था। इतिहासकार ने उससे विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। अब गुप्तकालीन प्रसिद्ध साहित्य एवं साहित्यकार देख लेते हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम तो कालिदास ने लिखा है। इसमें दुष्यंत और शाकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। मालविका अग्निमित्रम ये भी कालिदास के द्वारा रचित है। इसमें अग्निमित्र एवं मालविका की प्रेम कथा है। विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास के द्वारा लिखा है। इसमें पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है, ठीक है। स्वप्न वासवदत्ता की बात करें तो भास के द्वारा लिखा गया। इसमें उदयन और वासवदत्ता की कथा है। इसके बाद मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कथा है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। इसमें चंद्रगुप्त व ध्रुव सामनी के विवाह का वर्णन है। मृक्ष कटिकम को जो है शूद्रक ने लिखा है। इसमें ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका बसंत सेना की कहानी है। आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया। इसमें गणित और खगोल विज्ञान के संबंधित वर्णन है, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। चीनी यात्री जो है सुंग युन जो था एक 518 ईस्वी में भारत में आया और उसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त की। तात्पर्य कि फायान, ह्वेनसांग और इत्सिंग भी चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की। फायान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी दरबार में आया था। ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी के आसपास आया था, ठीक है। भारत में आने वाले चीनी यात्री में फायान की बात करें तो भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री था, ठीक है। भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फायान था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा पर आए थे। 15 वर्ष तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया इसने। फिर आया सुंग युन जो 518 ईस्वी में आया। इसने बंगाल एवं बिहार की तत्कालीन राजनीति, आर्थिक, धार्मिक स्थितियों का वर्णन किया। फिर आया इत्सिंग 671 से 693 ईस्वी के आसपास ये भारत में रहा। ये चीनी यात्री जो था ये बौद्ध यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ भी ले गया। मालवेन लिन जो है 7वीं शताब्दी में भारत आया। इसने हर्षवर्धन
के पूर्वी भारत आक्रमण अभियान का वर्णन किया है। फिर आया चाओ जू कुआं, ये 1125 से 1254 ईस्वी तक भारत में रहा। इसने अपनी रचना चू फान ची में 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार पर प्रकाश डाला है। चलिए, गुप्तकालीन के प्रमुख मंदिर बहुत पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ है? नागौदा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। भीतरगांव का मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा लक्ष्मण मंदिर जो है सिरपुर ईंटों से निर्मित छत्तीसगढ़। उदयगिरी का विष्णु मंदिर उड़ीसा में, ठीक है। ये जो है दशावतार देवगढ़ झांसी है, इसमें ललितपुर भी आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर झांसी नहीं मिलेगा तो ललितपुर आपको मिलेगा। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न की बात करें तो अमर सिंह जो नवरत्न थे उनके नाम अमर सिंह, कालिदास, बेताल भट्ट, घटकरपर, छपड़क, बरुरुचि, शंकु, धनवंती और बराह में, ठीक है। इन नवरत्नों में से आपको ऑप्शन मिल जाता है इसी तरीके से कि इनमें से कौन चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से एक नहीं है, ठीक है। तो आपको 9 के नाम याद होना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे। प्रयाग प्रशस्त कवि हर्षेण द्वारा समुद्रगुप्त के विषय में लिखी गई, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। समुद्रगुप्त जो थे संगीत प्रेमी थे, इसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया है, ठीक है। तो किस शासक के दरबार में नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, यह बताना, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा ए पार्ट, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय था, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस हुआ, इसके बारे में अभी ऊपर नवरत्नों में से। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षेण थे? तो हर्षेण किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के थे, ठीक है। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करेंगे तो प्रयाग प्रशस्त की रचना भी इसी के द्वारा किया गया था। हर्षेण समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी कौन थे भारतीय इतिहास में? धन्वंतरी की बात करेंगे तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक चिकित्सक थे धन्वंतरी, ठीक है। धन्वंतरी कौन थे? वैद्य थे, चिकित्सक थे, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। किसके शासक में थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो 375 से लेकर 415 ईस्वी तक शासन काल था, उसी के दरबार में रहते थे, जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, शल्य क्रिया के प्रवर्तक और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार नवरत्नों में से धन्वंतरी भी एक थे। छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरबर, बरुरुचि, अमर सिंह, बराहमीर और कालिदास। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो इसके बारे में बात हुआ, कब प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व में, ठीक है। 57 ईसा पूर्व माना जाता है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य, शक संवत 78 ईस्वी कनिष्क, हिजरी संवत 622 ईस्वी मोहम्मद साहब। चलिए, खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो उसी नवरत्नों की बात हो रही है, ठीक है। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं नवरत्नों से। यहाँ पे अगर हम देखें बराहमिहिर जो खगोलविद थे और कालिदास की बात करें तो विक्रमादित्य के दरबार का नवरत्नों में से एक थे, आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पुष्यभूत वंश से देख लेते हैं। पुष्यभूत वंश में अगर हम देखें तो हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन जो है 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन 606 ईस्वी में पुष्यभूत वंश के सिंहासन पर विराजित हुआ और हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी क्या बनाई? थानेश्वर। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से पहली राजधानी थानेश्वर, दूसरी राजधानी की बात करेगा तो कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। शशांक जो था शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बौद्ध वृक्ष को क्या किया था? कटवा दिया था, ठीक है। हर्षचरित का लेखक जो था बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और इसकी रचना है कादम्बरी। तो ये जरूर याद रखिएगा, हर्षवर्धन जो था ये बाणभट्ट किसके कवि का था? दरबारी था, तो हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन की रचनाओं में 3 रचनाएं हर्षवर्धन की कौन कौन सी है? तो नागानंद, रत्नावली और प्रिय दर्शका, ठीक है। प्रिय दर्शका, तो PNR आप करके नाम, PNR, प्रिय दर्शका, नागानंद और रत्नावली, ये 3 नाम था जो हर्षवर्धन की रचना है। हर्ष के मंत्रिपरिषद में भंडी थे। भंडी क्या थे? प्रधान सचिव थे। सिंहनाथ थे, महासेनापति थे। कुंतल कौन थे? अश्व सेना के प्रधानपति थे। स्कंदगुप्त जो थे हस्त सेना के प्रधानपति थे, ठीक है। अश्व सेना मतलब घोड़ा और हस्त सेना मतलब हाथी, तो हाथी के प्रधान जो थे स्कंदगुप्त थे। चलिए, हर्ष काल में और बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्यों की बात करेंगे तो ह्वेन सांग जो था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। ह्वेन सांग के समय शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलपति थे। बोध गया स्तूप ग्रेनाइट पत्थर के बने हैं। अमरावती स्तूप घंटाकृति से बना है, इसमें पाषाण के शासन पर संगमरमर का प्रयोग हुआ है। नागार्जुन कोंडा एवं जग्गरयम पेट
स्तूप जो है इक्ष्वाकु शासकों ने बनवाया था। धमेक स्तूप जो सारनाथ में है, धरातल पर ईंटों से निर्मित स्तूप है। ह्वेनसांग के अनुसार गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में 80 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया। जावा के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने पाल नरेश देवपाल की अनुमति से नालंदा में जावा के भिक्षुओं के निवास के लिए एक विहार का निर्माण करवाया। फाहियान ने नालंदा में बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र की अस्थियों पर निर्मित स्तूप का उल्लेख किया है। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था 629 से 645 ईस्वी में। ठीक है, ये हर्षवर्धन का शासन था। वो भारत में 16 वर्षों तक रहा और बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। ह्वेनसांग भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, CU की ह्वेनसांग की रचित। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है बाणभट्ट जो था सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। हर्षचरित एवं कादम्बरी इसी के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित में इन्होंने हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन किया, जबकि कादम्बरी एक प्रसिद्ध उपन्यास है। एहोल अभिलेख से पता चलता है कि चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय का हर्षवर्धन से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ था। हर्ष को साहित्यकार सम्राट कहा जाता है क्योंकि उसने 3 नाटक लिखा, प्रियदर्शी, रत्नावली, नागानंद। ठीक है, PNR याद रखिएगा। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई? ठीक है, तो उसके बारे में बात हुआ क्या? कन्नौज था। थानेश्वर से कन्नौज हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी करी थी। चलिए, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा था 5 इंडीज? जो 5 इंडीज को हर्षवर्धन ने नियंत्रण लिया। 5 इंडीज में आपका एक पंजाब था, दूसरा था कन्नौज, तीसरा था बंगाल, चौथा था बिहार और फिर 5वां उड़ीसा आता है। तो आंसर यहाँ पे B ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वो स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया तो वो स्थल था प्रयाग। याद रखिएगा, वो स्थल है जहां पे हर्षवर्धन बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। कहा जाता है कि वो हर 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था तथा भारी दान करता था। वर्तमान में इस महामोक्ष परिषद को कुंभ के तौर पर देखा जा सकता है। चलिए, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व कहाँ का था? तो थानेश्वर का था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा D ऑप्शन। ठीक है, थानेश्वर के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। चलिए, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? कनिष्क के दौरान की बात करेंगे तो चरक हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है यहाँ पे? C ऑप्शन, चरक रहता था। अब हम देखेंगे चोल, चालुक्य, पाल, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। चोल साम्राज्य या राजवंश की स्थापना विजयालय ने किया था। ठीक है, चोल की। इसने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों के उदय का नेतृत्व किया। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनि कृत अष्टाध्यायी से मिलता है। ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा हुआ है, उसी से नहीं मिलता है। ठीक है, चोल राजा राजराज प्रथम की बात करते हैं, जो प्रसिद्ध राजा उन्हीं की बात कर लेते हैं। चोल राजा राजराज प्रथम 985 से 1014 तक इसने राज किया। ये परांतक द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी था। ठीक है, इसने अपने पितामह परांतक प्रथम की लौह रक्त की नीति का पालन करते हुए राज की उपाधि धारण की। तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण इसी ने राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम फिर इसके बाद आया, जो 1015 से 1044 ईस्वी तक ये चोल वंश का शासक था। इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीता। वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य ले आया। ठीक है, इसने पाल शासक महिपाल को हराया। फिर इसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। इसने कावेरी नदी के किनारे गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना भी की। राजेंद्र प्रथम की उपाधियों का वर्णन जो है तिरुवाल गांडू, ठीक है, तिरुवाल गांडू और करंदाई अभिलेख में मिलता है। पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरै हुआ करती थी। पांड्य जो थे वंश जो थे दक्षिण भारत में प्राचीन तमिल साम्राज्य थे। इनका उल्लेख अष्टाध्यायी ग्रंथ से मिलता है। ठीक है, नेडियान जो थे इस वंश का प्रथम राजा था, नेडियान। ठीक है, नेंदुज चेलियन जो था द्वितीय दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, इसे पशुमपन पांड्यन के नाम से भी जाना जाता है। इसने पांड्य साम्राज्य का लगभग पश्चिमी तट तक विस्तार किया, जिससे उसे वेदम्बलम्बा नेत्रा पांडियन कहा की उपाधि दिया गया। ठीक है, प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ यानी कि सामंत थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य यानी 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को हराकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी मान्यखेत बनाई। तो राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? मान्यखेत थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। चालुक्य वंश की 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण और मध्य भारत में शासन किया। चालुक्य वंश
और इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी जो थी ऐहोल को बनाया, यानी कि कर्नाटक में हुआ करती थी। बाद में पुलकेशिन प्रथम ने राजधानी बादामी को बना दिया चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश की मुख्य 3 शाखाएं थी जिनकी राजधानी देख लेते हैं। चालुक्य वंश से बादामी और वातावी के चालुक्य जो थे इनकी बादामी राजधानी हुई, जो मूल शाखा कहलाई। वेंगी के चालुक्य जो थे पूर्वी शाखी थी, इनके वेंगी राजधानी हुई पहले, बाद में राजमुंद्री हो गई। कल्याणी के चालुक्य जो थे इनकी राजधानी मान्यखेत हुई। ठीक है, चलिए पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं। ये बादामी के चालुक्य वंश का चौथा और सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे। इसने सत्याश्रय पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी उसके ऐहोल प्रशस्ति से अभिलेख से मिलती है। इसमें उसके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति वर्णित है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इस राजवंश ने बिहार और बंगाल पर लगभग 750 से लेकर 1174 तक शासन किया। तो बंगाल का पहला बौद्ध राजा था जो, और बिहार के जो है ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण भी किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था। यह वर्तमान बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसके लेखों में इसे परम सौगात कहा गया है। इसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र का निवास करता था। ठीक है, हरिभद्र वहीं रहता था। चलिए, विक्रमशिला लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय बना रहा। विश्वविद्यालय में अध्ययन के विशेष विषय जैसे व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, तंत्र आदि थे। मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी के आसपास इसे नष्ट कर दिया था। वर्तमान में विश्वविद्यालय भग्नावशेष बचा हुआ है। विजय साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है, ये पहले काकतीय राजवंश के अंतर्गत सामंत थे। कृष्णदेव राय की बात करें तो 1509 से 1529 तक इसका शासनकाल रहा था। विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे कृष्णदेव राय। ठीक है, वह स्वयं कवि एवं कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु भाषा में इनका काव्य है आमुक्तमाल्यद। ठीक है, इनका ही है साहित्य का एक रत्न है। तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि उनके दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह उत्तरी कर्नाटक में स्थित एक शहर था जो हिंदू और जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर को 1500 ईस्वी के बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मध्ययुगीन शहर माना जाता था। 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल किया गया। कृष्णदेव राय की बात करें तो ये विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। इन्हीं के समय 1526 में उत्तर भारत पर बाबर का आक्रमण और मुगल सत्ता का प्रारंभ हुआ। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी जो कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। ठीक है, तुजुक बाबरी में अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है कृष्णदेव राय को। चंद्रगिरी किला के भारत के आंध्र प्रदेश में राज्य में तिरुपति के निकट चंद्रगिरी नामक स्थान पर स्थित एक दुर्ग है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में श्री कृष्णदेव राय के द्वारा कराया गया। ठीक है, कृष्णदेव राय समय में पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा और डोमिंगो पायस भारत आया था। जिसने समकालीन भारत के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का वर्णन किया। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण हम्पी है। ठीक है, और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यह नगर अब खंडहर के रूप में शेष बचा हुआ है। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर विश्व विरासत स्थल की सूची में भी सम्मिलित है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पाल साम्राज्य भारत के किस राज्य से संबंधित? तो पाल साम्राज्य जो थे पूर्वी राज्य से संबंधित है। ठीक है, पूर्वी हिस्से में थे पाल साम्राज्य, जो बिहार और बंगाल के आसपास 750 से लेकर 1174 ईस्वी तक चला, और इसकी स्थापना गोपाल ने किया था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। पाल वंश का पहला शासक जो था कौन था? गोपाल था। ठीक है, गोपाल जो था योग्य कुशल शासक था। इसने 750 से लेकर 770 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों से संरक्षण में नहीं बनाया गया था? चोल शासक राज मंदिर, गोंडेश्वर मंदिर, पलाई वन्नावर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो गोंडेश्वर मंदिर जो सिन्नार में, ये चोल शासकों के द्वारा नहीं बनवाया गया। बाकी नटराज मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। पलाई वन्नाथन मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर का भी इन्होंने ही निर्माण करवाया। नटराज मंदिर, पल्लाई वन्नाथर और तंजावुर और बृहदेश्वर, तंजावुर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर सब चोल शासक के संरक्षण में बनवाया गया था। जबकि गोंडेश्वर मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में यादव वंश राजकुमार राज गोविंद ने कराया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है गोंडेश्वर मंदिर। और यह शिव मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में सिन्नार तालुका में गांव में स्थित है। कहाँ पर है? सिन्नार जो तालुका गांव है नासिक में पड़ता है, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए, महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन थी? चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा जो है वो मलयालम थी।
मलयालम बोली जाती थी। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा मलयालम थी। ठीक है, महोदयपुरम के चेर साम्राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी में दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीपीय हिस्सा में की गई थी, जो वर्तमान केरल का हिस्सा था। इसके शासकों ने अपने उत्कीर्ण में मलयालम भाषा का प्रयोग किया था, जिस अवधि में संगम साहित्य संकलित किया गया था उसे संगम काल के रूप में जाना जाता है। संगम काल के दौरान 3 प्रमुख तमिल राज्य थे, चेर, चोल और पांड्या। ठीक है, चलिए, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक के द्वारा कराया गया था? तो वह था राजेंद्र प्रथम। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 16 मील लंबी थी, चोल मंडलम झील था, राजेंद्र प्रथम के द्वारा कराया गया था। 1014 से 1044 तक ये रहा था, राज किया था। इसकी अन्य उपलब्धियां, लंका के अभियान को पूर्ण करके राजा महेंद्र को बंदी बनाया था। पांड्य और केरल के राज्यों में प्रतिनिधि मंडल को भेजा गया था। गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि जो है इसने धारण भी किया था। चलिए, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है? तो वो है तमिल साहित्य। ठीक है, तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है कि तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय यानी कि विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? तो नरपति कहा जाता था। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नरपत मतलब लोगों का स्वामी। ठीक है, राय मतलब विजयनगर शासक को राय कहा जाता था। अश्वपत जो था विजयनगर के शासक के परंपराओं के दक्कन के सुल्तानों के घोड़ों को स्वामी को अश्वपत कहा जाता था। तुलुब राजवंश की स्थापना किसने किया था? तुलुब राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन जाएगा, वीर नरसिंह। तुलुब राजवंश जो था 1505 से 1565 तक रहा। इसकी स्थापना नरसा नायक के पुत्र थे वीर नरसिंह। ठीक है, उन्होंने किया था। इतिहास में से द्वितीय बला पहाड़ कहा जाता है। तुलुब वंश विजयनगर का तीसरा राजवंश था। तुलुब वंश के 6 शासकों ने 60 वर्ष तक शासन किया। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो वो था विजयनगर साम्राज्य। यहाँ पे महिलाएं भी कुश्ती में भाग लेती थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने किया था। इसके राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। ठीक है, चलिए, अब राजपूतों के काल से संबंधित कुछ चीजें जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। चहमान या चौहान वंश ने 12वीं शताब्दी में दिल्ली और अजमेर के शासक के आसपास क्षेत्र पर जो है शासन किया था। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ठीक है, सबसे प्रसिद्ध जो था चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जो 1168 से 1192 तक इसने शासन किया। और इन्होंने 1191 में मोहम्मद गोरी को अफगान शासक था जिसको तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। किंतु तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, मतलब 1 साल बाद, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। तो राजा भोज जो थे 1000 से 1055 ईस्वी तक इसका जो शासनकाल था। परमार राजवंश के सबसे बड़े शासक और शिक्षा एवं साहित्य के अन्य उपासक थे। इन्होंने धार जिला मध्य प्रदेश में एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला के रूप में जाने लगा। यहाँ दूर दूर से छात्र अपनी बौद्धिक प्रयास बुझाने के लिए आते थे। जयमल और फत्ता में 2 योद्धा थे जिन्हें चित्तौड़ के किले की रक्षा करने के लिए प्रभार सौंपा गया था। चित्तौड़गढ़ किला के अंदर स्थित जयमल और फत्ता का महल राजपूतों की शौर्य और वीरता का प्रतीक है। शाका और जौहर प्रथाएं राजपूतों में प्रचलित थी। शाका जो था अनुष्ठान पुरुषों और जौहर अनुष्ठान राजपूत महिलाओं द्वारा किया जाता था। जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुषों को शाका यानी शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वह वापस नहीं आ सके। और यह जौहर होने के एक दिन बाद किया जाता था, जिसमें योद्धा केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर मैदान में उतरते थे, जो भारतीय संस्कृति में बलिदान का प्रतीक है। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शत्रु जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगता का उसके स्वयंवर से अपहरण करके उससे विवाह कर लिया था। इसके पश्चात पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में परास्त किया। और इस घटना का वर्णन पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में मिलता है। जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों को शाका नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वह आपस नहीं आ सके। ये किस वंश में होता था? राजपूतों को करना होता था। ठीक है, राजपूत पुरुषों को। मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य के से संबंध कौन नहीं रखता था? तो राणा कुंभा नहीं रखते थे। ठीक है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो था इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्र बरदाई था। पृथ्वीराज रासो जिसने लिखा। 1192 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराने वाले पृथ्वीराज तृतीय किस वंश के राजा थे? तो चहमान वंश के राजा थे 1192 में।
हालांकि 1191 में हराया था पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है, 1191 में हराया था और 1192 में हार गए थे। चलिए, उस कवि का नाम बताए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक कविता लिखी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है, तो चंद बरदाई ने लिखा। दो प्रमुख शहर चहमानों के नियंत्रण में थे, तो दिल्ली और अजमेर नियंत्रण में थे। 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान राजा कौन थे, तो पृथ्वीराज तृतीय थे। तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध जो था 1191 में लड़ा गया, दूसरा युद्ध था जो 1192 में लड़ा गया। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन, जैसे कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, तो तोमर वंशों का शासन था, ठीक। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंशों का शासन था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। इस वंश का अंतिम शासक तेजपाल द्वितीय था। तोमर तंवर कुंतल उत्तर पश्चिम भारत का एक गोत्र है जो जाट, गुर्जर और राजपूत जाति में पाया जाता है। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया, तो ये चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने ही किया था, उसी में मारा गया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया, इसमें से, तो यहाँ पे हो जाएगा सीपाट राजपूत, ठीक है, सीपाट हो जाएगा, राजपूतों ने दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया। राजपूतों का अगर हम देखें तो भारत के उत्तर भाग पर शासन किया था, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों पर इनका शासक रहा था। अब प्राचीन भारतीय कला इतिहास के बारे में जाने, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। इस विश्वविद्यालय प्राचीन काल में भारत के मगध प्रांत यानी कि वर्तमान में जो बिहार है में बौद्ध अध्ययन के लिए समर्पित था। ये छात्रों को ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध कला में प्रशिक्षित दिया जाता है, यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था, ठीक है। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली द्रविड़ वास्तुकला है, ये भी याद रखिएगा। ये कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के तंजावुर में पड़ता है, ठीक है। यह मंदिर कावेरी नदी के किनारे है। यह भारत के दक्षिणी भाग में सबसे बड़ा मंदिर है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया। इस मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 के बीच राज प्रथम ने करवाया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब पंचायतन शैली मंदिर निर्माण जो है एक शैली होती है जिसमें एक केंद्रीय मंदिर होता है और 4 अन्य मंदिरों से घिरा होता है, जिसमें एक मुख्य मंदिर होता है जो 4 सहायक मंदिरों से घिरा रहता है। इस शैली के मंदिर के उदाहरण खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर और दशावतार मंदिर जो है उदाहरण है पंचायतन शैली के, तो याद रखिएगा। वल्लभी विश्वविद्यालय जो है गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित है। यह भी बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित रहा है। यहाँ चीनी यात्री हुनसा ने लगभग 7वीं सदी में यात्रा किया था। होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक के हैलीबीड में है। इसे 1150 में होयसल राजा काले सिप्ट पत्थर से बनवाया गया था, ठीक है। यूनेस्को ने इस मंदिर को 2023 में विश्व धरोहर में शामिल किया। नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व बिहार के गया जिले में स्थित नागार्जुनी चट्टानों से काटकर करवाया गया। इन गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए बनवाया था। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ये जैन मंदिर शैली का एक जीता जागता उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 1088 ईस्वी में विमल शाह के शासनकाल के दौरान किया गया था। तवांग मठ जो है कहाँ पर है, यह अरुणाचल प्रदेश में है और यह भारत के स्थित सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, ठीक है, दुनिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा मठ है। कुछ अन्य प्रमुख मठ जैसे कि हेमिस मठ कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ताबो मठ हिमाचल में, ठीक है, अभी हेमिस लद्दाख में हो जाएगा, बैलकुप्पे मठ कर्नाटक में और धूम मठ पश्चिम बंगाल में, ठीक है, हेमिस जो है लद्दाख में। तीन विभिन्न कालों यानी मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ इलाहाबाद में स्थित है और अशोक स्तंभ पर इन तीन शासकों के लेख खुदे हुए हैं। इस पर मौर्य सम्राट अशोक, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रशस्ति तथा मुगल सम्राट जहांगीर और बीरबल के भी लेख मिलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे अंग्रेजी में ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, भारत में उड़ीसा राज्य के पुरी नामक शहर में स्थित है। इस मंदिर का परिसर आकार भव्य रथ के समान है जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं। इसे गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। मगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश के शासन के समय का भारत का वर्णन है। टॉलमी ने भूगोल, प्लिनी का नेचुरल हिस्टोर का प्रमुख 1ली सदी के प्रमुख लेखक हैं। लगभग इसी समय स्ट्रेबो ने जियोग्राफिका की रचना किया था। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में जैमिनी के द्वारा की गई थी। यह दर्शन, न्याय, वैशेषिक प्रणालियों को शामिल करता है और वैध ज्ञान की अवधारणा पर जोर देता है। इसके अनुसार वेद शाश्वत और सभी ज्ञान से युक्त है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्त की रचना कवि हरसेन के द्वारा की गई थी जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। इस प्रशस्त की भाषा संस्कृत और ब्राह्मी लिपि है।
अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल संस्कृत साहित्य का बल्कि अपितु विश्व साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है, कालिदास की अंतिम रचना है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी संस्कृत ग्रंथ है, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। शिलाप्पीदिकारम जो है ये तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। अल्बरेनू जो थी अल्बेरूनी ईरानी का मूल एक फारसी शासक लेखक था। इसने अनेक रचनाएं मातृभाषा फारसी में किया, ठीक है। वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी कृतियों में किताब उल हिंद जो अरबी भाषा में है फेमस है, याद रखिएगा। कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जैसे प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर यह कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर की बात करेंगे तो यह पड़ता है आपका हम्पी में, ठीक है। आंसर डी पार्ट, जो कि हम्पी अभी क्या है, अवशेष है, बचा हुआ खंडहर है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में है, तुंगभद्रा नदी किनारे पर स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव के रूप में एक विरूपाक्ष को समर्पित है। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोका महादेवी द्वारा बनवाया गया था। मंदिर द्रविड़ स्थापित शैली में ईंट और चूने से बना है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर कहाँ, मध्य प्रदेश में, ठीक है। छतरपुर जिले में पड़ता है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर जो है सर्वोत्तम। कौन सा इसमें से मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, तो वो है कैलाश मंदिर। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, कैलाश मंदिर, ठीक है। ये दुनिया में सबसे बड़ा एकात्मक मंदिर है जो एलोरा की गुफाओं महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंच गया, तो ये कुषाणों के काल में, ठीक है। मथुरा कला स्कूल जो है कुषाणों के काल में कनिष्क के समय में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा था, ठीक है। कनिष्क मथुरा कला का जन्म जो है कनिष्क के समय ही हुआ था। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग है। इसमें आदर्शवादी कला और सौंदर्य को प्रधानता दिया गया है। इसमें मूर्तियों को भारी भरकम कपड़े से ढक दिया जाता था। इस कला में देवताओं की मूर्तियों में आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों दिखाई देती है, ठीक है। मथुरा कला में सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियां बनी, जैसे कृष्ण हो गए, विष्णु है, बुद्ध हैं, दुर्गा, शिव, गणेश आदि, किंतु सर्वाधिक मूर्तियां बुद्ध की बनाई गई। प्रसिद्ध संस्कृति ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है, तो लीलावती एक गणित का जो है किताब है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसमें गणित और खगोल शास्त्र है जो प्राचीन ग्रंथ है भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। 2020 में शिक्षा मंत्री के द्वारा लीलावती पुरस्कार का भी आरंभ किया गया, जो महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अभिनव शिक्षा कार्यक्रम है। इसमें 625 श्लोक हैं, साथ ही साथ ये सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है लीलावती। चलिए, लिखा किस भाषा में गया है, तो संस्कृत में, ये भी याद रखिएगा। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखा है, तो मालविकाग्निमित्रम पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखा गया है। 10 कुमार चरितम दंडी ने लिखा है। स्वप्न वास्तवता महाकव्यहास किराता अर्जुनियम भारवी के द्वारा लिखित है। चलिए, कादम्बरी के लेखक कौन है, तो बाण है, ठीक है, बाण भट्ट। इन्होंने हर्षचरित की भी लेखक रचना की है। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है, मुद्रा राक्षस जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संस्कृत भाषा में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न। मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखे, वो मूल रूप से किस देश का था। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। मेगास्थनीज जो था ये किस देश का था, ये बताना, ठीक है। मेगास्थनीज किस देश का था। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी पार्ट हो जाएगा, ग्रीस से आया था, ग्रीस से, ठीक है। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, मौर्य के 304 ईस्वी में आया था। ये बहुत कुछ भारत में इसने जो कुछ देखा वर्णन इंडिका में किया। ये मेगास्थनीज जो है यूनान यानी ग्रीस से आया हुआ था, ठीक है, जो कि सेल्यूकस का राजदूत बनकर भारत आया था। चलिए, अब अरबों के आक्रमण से देख लेते हैं रिलेटेड। अरबों के भारत के आक्रमण के प्रथम प्रमाण जो है 636-37 ईस्वी के आसपास मिलते हैं, लेकिन इन हमलों का उद्देश्य सिर्फ लूटमार करने तक ही सीमित था, न कि राज्य का विस्तार करना। 711 ईस्वी और 12 ईस्वी में अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने रावर के युद्ध में राजा दाहिर को पराजित करने के बाद तत्कालीन सिंध की राजधानी अल्हौर पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद महमूद गजनवी जो 998 से लेकर 1030 ईस्वी के मध्य जो है अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जो पूर्वी ईरान के साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। 998 ईस्वी में जब महमूद गजनवी सिंहासन पर बैठा तो उसने प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की। इतिहासकार हेनरी इलियट ने महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों का वर्णन किया है। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण प्रथम आक्रमण जो था
वो 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल पर हुआ था, जिसमें महमूद गजनवी को विजय प्राप्त हुई। महमूद का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी पर जाटों पर हुआ था। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण जो था वो सोमनाथ मंदिर यानी कि पर 1025-26 ईस्वी में हुआ। इस समय गुजरात का राजा शासक भीम था। ठीक है, गुजरात का शासक कौन था? भीम फर्स्ट था। गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराठ के बेरावल में स्थित सोमनाथ मंदिर जो था देवी पाटन के नाम से भी जाना जाता है, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक था। ये पहला माना जाता है। ऋग्वेद के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा चंद्रदेव ने करवाया था। प्राचीन समय में इस मंदिर पर कई बार आक्रमण हुआ और लूटा गया, जिसमें 1025 में महमूद गजनवी द्वारा किया गया आक्रमण जो है विख्यात है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को 17 बार लूटा गया और नष्ट किया गया। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और गहरवाल के शासक कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ। इस युद्ध में जयचंद की पराजय हुई। ठीक है, कुछ प्रश्न है, जैसे मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो 1191 में पराजित हुआ था। ऊपर बातें हो चुकी हैं। तराइन का जो है प्रथम युद्ध था जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था और मुस्लिम शासक था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, इसका पूरा नाम था। ठीक है, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी से जो है पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया था और यहीं पर भारत में तुर्की राज की स्थापना हुई थी। चलिए, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो उसका नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र कब नष्ट हो गया? तो ये 1200 ईस्वी में इसको नष्ट किया गया। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय मगध में स्थित महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र 1200 ईस्वी में नष्ट हुआ। इसको 1193 ऐबक के सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने नष्ट कर दिया। अब दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। मध्यकालीन भारत इतिहास में दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश, जिसको गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों को शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। इनके क्रम देख लीजिए, पूछ लिया जाता है कभी कभी। 5 वंश जो हैं, पहला गुलाम वंश या फिर इसको मामलुक वंश या इलबिरी वंश कहा जाता है। 1206 से लेकर 1290 तक इसने शासन किया। फिर आया खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। फिर आया तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। फिर आया सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। फिर आया लोधी वंश 1451 से 1526 तक। फिर इसके बाद ये दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है, गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। इसका कार्यकाल 1206 से लेकर 10 तक रहा था। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था और सेनापति था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह गुलाम वंश का शासक बना, परंतु उसकी हत्या करके इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन का दामाद और गुलाम शासक बना। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। यह मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान आती थी। ठीक है, रजिया सुल्तान। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से 1240 में हटाया गया। सल्तनत काल के गुलाम वंशी शासक उलूग खान ने बलबन की उपाधि धारण की। उलूग खान को नासरुद्दीन मोहम्मद ने उपाधि प्रदान की। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बलबन ने राज दरबार में सिजदा पबोस की प्रथाओं का उल्लेख किया। नवरोज त्यौहार मनाना प्रारंभ किया। बलबन ने एक सैन्य विभाग की दीवान अर्ज की स्थापना की। बलबन ने प्रशासन के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। गयासुद्दीन बलबर जाति से लिबरी तुर्क था। बलबन ने एक नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, दक्षिण भारत के सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उस समय दक्षिण भारत 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थी। देवगिरी के यादव, दक्षिण पूर्व तेलंगाना के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल थे। अलाउद्दीन खिलजी तीनों अभियान में सफल रहे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को सराय अदल के रूप में जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा, नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की। दीवान ए आरिज प्रत्येक सैनिक की नामावली हुलिया रखता था। मध्यकालीन भारतीय शासकों में अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के भरण पोषण हेतु दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया, जिससे ताकि कम वेतन देने पर भी सैनिकों की गृहस्थी सुचारू रूप से चल सके। गयासुद्दीन तुगलक जो थे अलाउद्दीन के शासनकाल में पंजाब के क्या थे? राज्यपाल था। इसने खलजी वंश का पश्चात 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की। 1326 से 27 तक मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र और देवगिरी स्थानांतरित की, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासन किया। इसने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद
एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम था उलुग खां। राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खां या जौना खां को दुनिया का खान कहा गया। 1333 में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता इसी के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया इसे और 8 वर्षों तक इसी पद पर कार्य किया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। इसी के काल में तैमूर या तामेरलैन ने 1358 में भारत पर आक्रमण किया था। तुगलक वंश के प्रमुख 9 शासक थे, जैसे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन और इसके बाद अब्बू बकर। इसके अलावा मोहम्मद शाह थर्ड, फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट, नुसरत शाह, फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद आया। इसके बाद में सैयद वंश की स्थापना हुई 1414 में। खिज्र खां ने किया था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि धारण की। फिर लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हुआ। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। बहलोल लोदी का पुत्र था निजाम खां। 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के शासन पर बैठा। सिकंदर लोदी जो था लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, ठीक है, जो 1489 से 1517 तक था। तो 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की। राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से किया था और इसने अपनी नई राजधानी आगरा को बनाया। फिर इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, और दिल्ली वंश सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान था। ये 21 नवंबर 1517 को आगरा के सिंहासन पर इब्राहिम शाह की उपाधि से बैठा। वर्ष 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित हुआ और वीरगति को प्राप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत में कर व्यवस्था शरीयत के आधार पर निर्धारित थी। शरीयत में 4 प्रकार के कर मिलते हैं, जिसमें खराज, जजिया, खुम्स और जकात आता है। खराज जो था हिंदू किसानों पर लागू भूमि कर था, जो उत्पादकता का 1/4 से 1/3 भाग था। जजिया कर जो था एक गैर धार्मिक कर था, जो गैर मुस्लिम जनता से सल्तनत के द्वारा सुरक्षा के नाम पर वसूला जाता था। खुम्स जो था ये युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर था। जकात जो था एक धार्मिक कर था, जो मुस्लिम अमीरों की आय और संपत्ति पर 2.5% के रूप में लगता था। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान फारसी को प्रोत्साहित करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर सांकेतिक मुद्रा के रूप में तांबे के सिक्के चलाए। कुतुब मीनार भारत में दिल्ली के पास मेहरौली में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, किंतु वो इसका आधार ही पूरा करा पाया। इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलें बनवाई और निर्माण कार्य पूरा किया। फिरोज शाह तुगलक के समय में आकाशीय बिजली गिरने से इसकी 4थी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके फलस्वरूप फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 2 और मंजिलें बनाई, जिससे इसमें 5 मंजिलें हो गई, ठीक है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में करवाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसको शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, ये वह कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समकालीन थे तथा कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली के मेहरौली नगर में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। अमीर खुसरो ने हस्त बहिस्त कविता लिखी थी। अमीर खुसरो दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो जो था वास्तविक नाम अबुल हसन था, ठीक है। चलिए, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया, तो वो था खिलजी वंश। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। खिलजी वंश जो था 1290 से 1320 तक ही शासन किया था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान जब पूछा जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। पहला सुल्तान था, 1206 में इसने गुलाम वंश की नींव रखी। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का था, तो सी पार्ट हो जाएगा। इसके बारे में बात हो गई। इसको लाख बख्श कहा जाता था, एक गौरी का गुलाम था। 1206 में इसने स्थापना की थी, ठीक है। तो ये सभी चीजें कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अपनी पहली राजधानी लाहौर को बनाया था, ठीक है। कुतुब मीनार की नींव इसी ने रखी थी। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी इसी ने बनवाया। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी के द्वारा बनवाया गया। चलिए, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट बलबन ने अपनाई थी। बलबन के द्वारा लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। चलिए, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 1333 में आया था। मोरक्को अफ्रीका का निवासी था, ठीक है। इसका मूल नाम शेख फतेह अबू अब्दुल्ला था, ठीक है। अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था।
ये दिल्ली का क्याजी नहीं, तो इसने रेहला नामक ग्रंथ लिखा, ये याद रखिएगा। भारत पर तैमूर किस वर्ष आक्रमण करता है? तो भारत पर 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय 1398 में समरकंद के शासक तैमूर ने आक्रमण किया था। किस शासक के दरबार में किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो तुगलक वंश की नींव जो थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा रखा गया था। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह करोना जनजात से था, ठीक है, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था। चलिए अब क्वेश्चन मुगल साम्राज्य से देख ले। मुगल साम्राज्य और सिख धर्म। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 में, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने इस युद्ध में तुगलकमा युद्ध पद्धति व तोप खाने का प्रथम बार प्रयोग किया था। बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ 4 प्रमुख युद्ध जान लीजिए, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ का विपक्ष था 1526 में, फिर खानवा के 1527 में राणा सांगा के मध्य विपक्ष में, फिर हुआ चंदेरी का 1528 में मेदिनी राय, और फिर घाघरा के युद्ध 1529 में महमूद लोदी। इन सभी में बाबर की जीत हुई, ठीक है। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय शासक कौन थे? तो विजयनगर राज्य में कृष्णदेव राय थे, दिल्ली में इब्राहिम लोदी था, बंगाल में नुसरत शाह था, मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, ठीक है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हो गई थी। बाबरनामा या फिर तुजुक ए बाबिरी, यह मुगल साम्राज्य के पहले शासक बाबर की आत्मकथा जीवनी है। इसने अपनी मातृभाषा तुर्की में इसको लिखा है। इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो पूछे जाते क्वेश्चन, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ इसमें 14 जनवरी 1761 को हुआ था, और यह युद्ध मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के शाह अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। अब्दाली को अहमद शाह तुर्रानी भी कहा जाता था। इस युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ को अब्दाली ने हराया था। इस युद्ध का परिणाम स्वरूप सतलुज नदी के उत्तर में पंजाब पर मराठों का आधिपत्य जो है समाप्त हो गया। घाघरा का युद्ध जो है भारतीय इतिहास में लड़े गए प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। यह युद्ध भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर एवं अफगान महमूद लोदी के मध्य 1529 में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को पराजित किया था। यह एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल एवं भूमि दोनों पर लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को आगरा के पास खानवा नामक स्थान पर बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। हुमायूं जो था मुगल शासक बाबर का पुत्र था, ठीक है, हुमायूं। इसका जन्म 1508 को काबुल में हुआ। नासिरुद्दीन हुमायूं 1530 में भारत का शासक बना। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने भाइयों कामरान, काबुल और कांधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दे दी थी। हुमायूं जो था 1539 को चौसा का युद्ध और 1540 का बिलग्राम यानी कि कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार गया। इस प्रकार शेरशाह ने दिल्ली को अपने आधिपत्य में ले लिया था। हुमायूं नामा जो है ये गुलबदन बेगम की एक महत्वपूर्ण कृति है। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी, ठीक है, यानी कि बाबर की पुत्री थी। इस ग्रंथ में मुगल काल के 2 शासक बाबर और हुमायूं के देश काल की परिस्थितियों का पारमाणिक और विवरण प्रस्तुत किया गया। शेरशाह सूरी या फिर शेर खां भारत के सूर राजवंश का संस्थापक था। इसका जन्म 1472 में नरनौल परगने में हसन खां सूर अफगानी पत्नी के गर्भ से हुआ था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। उसके पिता को सासाराम और ख्वासपुर की जागीरें प्राप्त थी। 1539 ईस्वी के चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं का शेरशाह से आमना सामना हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ और उसने शाही उपाधि शेरशाह ए सुल्तान ए आदिल धारण किया। इसके बाद आता है अकबर का जन्म। अकबर का जन्म हुआ 1542 में अमरकोट में। अकबर का राज्याभिषेक हुआ 1556 में। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खां की सहायता से 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध में हिंदू राजा हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो गई। उसके आगरा के निकट उसे सिकंदरा में दफना दिया गया। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कारण को देख लेते हैं। जैसे दास प्रथा का अंत इसने 1562 में करवाया। अकबर को हरम दल से मुक्ति दिलवाई 1562 में। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुई। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी इसने ट्रांसफर किया 1571 में। इबादत खाने की स्थापना का निर्माण 1575 में हुआ। इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में किया गया। मजहर की घोषणा 1579 में हुई। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में हुई। इलाही संबत की शुरुआत 1583। राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया 1585 में। अकबर के कुछ 9 रत्न थे, उनको देख लेते हैं। पहले थे बीरबल, कवि प्रिय थे। ये महेश दास इनका पहला नाम था। 9 रत्नों में से सबसे बुद्धिमान माना जाता है। इनका जन्म 1528 में कालपी के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अबुल फजल जो थे ये, ठीक है, फलज नहीं फजल,
अबुल फजल थे सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 में। इन्होंने अकबरनामा, आयन अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। ठीक है, फिर आते हैं तानसेन। इनका जो है पहला नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, पांडे जी। मिर्जा तानसेन का जन्म जो हुआ था कहाँ पर, ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्याधुनिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता था। अकबर ने इन्हें वाणी विलास कंठ भारण की उपाधि से सम्मानित किया था। फिर हैं अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बैरम खां के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा और फारसी में अनुवाद करा था। बैरम खां कौन थे, अकबर के संरक्षक थे। ठीक है, तो उन्हीं के पुत्र थे। अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया। फिर आ जाते हैं मान सिंह, ये आमेर के राजा भारमेल के पौत्र और भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अब अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 में हुई थी। फिर है राजा टोडरमल। इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर में हुआ था। ठीक है, लहरपुर तहसील है। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए मुख्य सुधार हैं। दीवान असर के पद पर इन्हें रहकर भूमि सुधार की सफल योजना इन्होंने ही लगाई थी। ठीक है, टोडरमल दहसाला पद्धति की शुरुआत भी इनके द्वारा किया गया। फैजी, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। ठीक है, इन्होंने लीलावती और नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किया था, फैजी। फिर है फकीर अजीउद्दीन, ये अकबर के निजी हकीम थे, माने चिकित्सक थे और मित्र भी थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। फिर है मुल्ला दो प्याजा, ये अपनी बुद्धिमानी और वाक्पटुता के कारण ये नवरत्नों में शामिल किए गए थे। ठीक है, इनको खाने में दो प्याज व्यंजन अधिक पसंद होने से इन्हीं के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया। अकबरनामा जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था 1589 से 96 में। ठीक है, अबुल फजल ने इस पुस्तक में अकबर के शासनकाल के 3 खंडों का इतिहास अकबरनामा शीर्षक से लिखा है। दीन इलाही धर्म नामक धर्म की शुरुआत मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1582 में किया गया था। इसे तौहीद इलाही धर्म के नाम से जाना जाता है। टोडरमल मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक। टोडरमल खत्री जाति के। टोडरमल जो थे इनका जन्म और प्रांत के सीतापुर जिले में तारापुर नामक ग्राम में हुआ था। अकबर के उत्तराधिकारी सलीम हुआ। 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी गुलाब से इत्र निकालने की विधि का उल्लेख किया था, जिसका आविष्कार नूर जहां की अम्मा अस्मता बेगम ने किया था। फिर है विलियम हॉकिंस, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। फिर जहांगीर के विवाह के बाद मेहरुन निसा को नूर महल और नूर जहां की उपाधि प्रदान की गई। मुगल बादशाह शाहजहां 1627 से 1658 इसका कार्यकाल रहा था। जहांगीर का यह पुत्र था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल कालीन स्थापित कला का स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहां को वास्तुकार राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा। शाहजहां द्वारा बनवाई गई कुछ इमारतें, जैसे दिल्ली का लाल किला इसने बनवाया, दीवाने खास बनवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला स्थित शीश महल आदि जो है इसने ही मुगल कालीन स्थापित कला जीता जागता नमूना जिसने बनवाया। फिर मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा में तख्त ताउस सिंहासन का निर्माण करवाया, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। यह विश्व प्रसिद्ध सिंहासन है। फिर औरंगजेब, मुगल बादशाह शाहजहां का यह पुत्र था। ठीक है, इसका जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन में हुआ था, दाहोद स्थान है। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने दिल्ली में करवा दिया था। ठीक है, अब कुछ मुगलकालीन उच्च अधिकारी होते थे, जैसे विभाग है दीवाने वजारत, तो ये इसमें लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आए हुए मंत्रियों के कार्यों की देखरेख किया जाता था। दीवाने बरीद जो था गुप्तचर विभाग था, बरीद मुबालिक के अधीन था। दीवाने आरिज जो था सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा, संगठन की देखरेख। मुहत्सिब जो था यह प्रजा के नैतिक आचरण निरीक्षण करता था। खुफिया नवीस की बात करें तो एक गुप्त पत्र लेखक होते थे। दरोगा या डाक की बात करते हैं तो एक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। मीर आतिश जो था शाही तोपखाने का प्रधान था। मीर अबहर जो था यह जल सेना का प्रधान होता था, उसको कहा जाता था। हरकारा जो था जासूस और संदेशवाहक दोनों होते थे। बितिकची जो थे अकबर ने अपने शासनकाल में 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं और खबरों को लिखने के हेतु इनकी नियुक्ति की थी। मुशरिफ जो थे राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। नाजिर बायूतात ये थे शाही कारखानों का अधीक्षक। अब कुछ स्थापत्य मुख्य उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हाजी बेगम शासक के काल में बना। जहांगीर महल आगरा में है। ठीक है, इसने अकबर ने स्थापना की। अकबरी महल आगरा में, अकबर के द्वारा। आगरा का किला अकबर के द्वारा आगरा में। ठीक है, दीवाने आम
दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में जो सभी हैं, हवा महल, पंचमहल और मरियम महल, ये अकबर के द्वारा निर्माण। ठीक है, इसके अलावा जामा मस्जिद जो फतेहपुर सीकरी वाला है, ये अकबर। शहर बुलंद दरवाजा अकबर फतेहपुर सीकरी। ठीक है, इसके बाद अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, जहांगीर ने के शासक काल में बना। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है, नूरजहां ने बनवाया। शाहजहां का मकबरा सहदरा लाहौर में है। ठीक है, सॉरी, जहांगीर का मकबरा, ये जहांगीर का याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के शाहदरा लाहौर में है, नूरजहां ने बनवाया। दीवाने खास दीवाने आम आगरा में शाहजहां के द्वारा। शीश महल खास महल जो आगरा में स्थित है, शाहजहां के द्वारा। ठीक है, और जामा मस्जिद जो आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया। लाल किला दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, अब मुगल कालीन कुछ साहित्य देख लेते हैं, जैसे कि अनुवाद। जैसे रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में बदायूनी ने किया। भागवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद राजा टोडरमल ने किया। अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद सरहिंदी ने किया। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया, जिसका दिमना नाम रखा। लीलावती फारसी में भाषा में अनुवाद फैजी ने किया। 52 उपनिषद का फारसी में दाराशिकोह ने अनुवाद किया। अकबरनामा का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। हुमायूंनामा का फारसी में गुलबदन बेगम ने लिखा। तुजू के बाबरी बाबरनामा तुर्की में था, बाबर ने लिखा था स्वयं। तुजू के जहांगीरी, ये फारसी में जहांगीर मोहतमिद खां और मोहम्मद अली के द्वारा लिखा, मोहम्मद हादी। और मुंतब उल तवारी फारसी में लिखा गया, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। शाहनामा फारसी में इनायत खान ने लिखा। आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा फारसी में लिखा गया। फतवा आलमगीरी औरंगजेब द्वारा संकलित है, कानून की पुस्तक है फारसी में। ठीक है, और पादशाह नामा ये मोहम्मद अमीन के द्वारा लिखा गया, फारसी में भी इसका अनुवाद है। चलिए, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का मुख्य क्या है, प्रवेश द्वार है। ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर करवाया। यह दरवाजा 134 फुट ऊंचा है, याद रखिएगा। बीबी का मकबरा मुगल काल के दौरान बनाया गया है, ये जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगजेब ने इसे अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। ताजमहल के सदस्य होने के कारण बीबी के मकबरे को ताजमहल की प्रतिकृति के रूप में जाना जाता है। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में स्थित है। इसी नाम से एक मस्जिद आगरा में मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी और आगरा के किले में स्थित है, तो दोनों याद रखिएगा। ठीक है, आगरा का किला आगरा में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने 1573 में करवाया था। इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसके भीतर है खास महल, शीश महल, जहांगीर महल, दीवाने आम, दीवाने खास, मजली भवन, मीना मस्जिद, रंग महल, सब इसी के अंदर स्थित है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया। ठीक है, और मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम। जामा मस्जिद का निर्माण 1654 में शाहजहां ने करवाया था। यह पुरानी दिल्ली में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके बाद सिख संप्रदाय के 10 गुरुओं के नाम देख लेते हैं। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अंगद देव गुरुमुखी लिपि के जनक कहे गए। गुरु अमरदास ने गुरु प्रसार के लिए 22 गद्दियों का निर्माण करवाया। गुरु रामदास ने अमृतसर का संस्थापक इन्हें कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव जो थे, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन इन्होंने करवाया। स्वर्ण मंदिर का निर्माण जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड भी इनको दिया गया। गुरु हरगोविंद की बात करेंगे तो यह अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने की। सिखों को एक लड़ाकू जात के रूप में बदला। गुरु हरिराय ने उत्तराधिकारी यानी मुगलों के युद्ध में जो है इन्होंने भाग लिया था। गुरु हरकिशन अल्प वयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा फांसी दे दी गई थी गुरु तेग बहादुर को। गुरु गोविंद सिंह जो थे खालसा सेना का गठन और अंतिम गुरु थे। गुरु नानक देव जो थे सिखों के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद्र खत्री और माता का नाम तृप्ता देवी था। श्री हरमिंदर साहिब जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसकी नींव रखी थी और बाद में निर्माण का मार्गदर्शन गुरु अर्जुन देव ने किया था। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था। जहांगीर ने उन्हें राजद्रोही की सहायता देने के कारण मृत्युदंड दिया, जिससे सिखों और मुगलों के बीच भेदभाव उत्पन्न हो गया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिसंबर 1666 में पटना में हुआ। यह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। आनंदपुर साहिब में इनकी शिक्षा हुई। इन्होंने फारसी भाषा सीखी। इन्होंने पाहुल प्रथा की प्रारंभ किया। इसी मत में दीक्षित व्यक्ति को खालसा कहा गया। प्रत्येक सिख को 5 ककार यानी केस, कंघा, कड़ा, कक्षा और कृपाण धारण रखने का भी इन्होंने ही आदेश दिया था। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं कुछ। मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से कौन थे, तो शंकराचार्य थे। ठीक है, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में शंकराचार्य जी थे। इनके द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक
परंपरा अद्वैतवाद कहा जाता है। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के द्वारा समाज में विभिन्न तरह से भगवान में भक्ति का प्रसारण किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन को प्रमाणित किया था किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। संगमरमर का पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जुड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो शाहजहां के काल में हुआ था। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जजिया कर फिर लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या है? तो औरंगजेब है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो भारत के निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो मुगल सम्राटों का ही था। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई और उस समय मुगल बादशाह अकबर था। ठीक है, 1556 से 1605 तक का बीच में। चलिए, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया था? तो वो था राजा टोडरमल। ठीक है, टोडरमल के कारण, ठीक है, इसी ने दहसाला प्रथा की या टोडर बंदोबस्त कहते हैं, टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत इसी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा इस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया? जैसे पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोधी हुए, सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में टीपू सुल्तान और मराठा हुए, गलत है। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें महाराणा प्रताप और अकबर हुए, सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि पानीपत की अगर हम दूसरी लड़ाई की बात करते हैं उसमें अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। ठीक है, 1556 को अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें हेमू जो है पराजय हुआ। चलिए, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1526 में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य में हुआ? तो अकबर और हेमू के मध्य में हुआ, जिसमें हेमू की हार हुई। आंसर सी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये तीनों युद्ध हैं, देख सकते हैं। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद था। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फरीद था। चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय के सीढ़ियों गिरने से हुई थी? तो वो था हुमायूं। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, हुमायूं। ठीक है, बाबर का पुत्र था, 1530 में गद्दी पर बैठा, 1539 में चौसा का युद्ध में जिसमें हार गया, फिर 1540 में बेलग्राम का युद्ध हुआ, उसमें हार गया शेरशाह से। फिर 1555 में हुमायूं ने पंजाब में सूर शासक सिकंदर शाह को पराजित करके पुनः दिल्ली पर गद्दी पर बैठा और 1556 में हुमायूं की मृत्यु उसके दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। ठीक है, इसके बाद आते हैं मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य की बातें हो चुकी, इसके आगे का ये वीडियो बन चुका है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्क्रिप्शन वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर करिएगा और आज का वीडियो पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।